दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। मुल्ला नसरुद्दीन और गधे की छाया। दोस्तों, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने गधे को स्थानीय बाजार में बेचने का निर्णय लिया। जब वह बाजार की ओर जा रहे थे, एक यात्री उनके पास आया और अपने सामान को अगले गांव तक ले जाने के लिए गधे को एक दिन के लिए किराए पर लेने की पेशकश की। मुल्ला ने सहमति जताई और उन्होंने एक उचित मूल्य पर समझौता किया। यात्री ने अपने सामान को गधे पर लादा और वे दोनों साथ चल पड़े। यह एक गर्म दिन था और सूरज तीव्रता से चमक रहा था। कुछ समय बाद यात्री थक गया और आराम करने का फैसला किया। उसने देखा कि गधे की छाया एक छोटी सी छाया प्रदान कर रही है और उसमें ठंडक पाने के लिए बैठ गया। यह देखकर मुल्ला नसरुद्दीन ने तुरंत आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, तुमने गधे को किराए पर लिया है, लेकिन तुमने गधे की छाया को किराए पर नहीं लिया है। यात्री हैरान होकर बोला, जब मैंने गधे को किराए पर लिया तो मुझे लगा कि छाया भी उसके साथ आती है। नहीं, नसरुद्दीन ने उत्तर दिया, छाया अलग है और यदि तुम इसमें आराम करना चाहते हो तो तुम्हें अतिरिक्त भुगतान करना होगा। इस पर एक गर्मागर्म बहस छिड़ गई, जिससे अन्य यात्री और गांव वाले आकर्षित हो गए। कुछ यात्रियों ने यात्री का समर्थन किया, यह मानते हुए कि छाया गधे का हिस्सा है, जबकि अन्य नसरुद्दीन का समर्थन कर रहे थे, यह कहते हुए कि वह छाया के लिए अतिरिक्त शुल्क लेने के अपने अधिकार में थे। बहस इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने इस मामले को गांव के न्यायाधीश के पास ले जाने का निर्णय लिया। न्यायाधीश ने धैर्यपूर्वक दोनों पक्षों को सुना और फिर मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम छाया के लिए अतिरिक्त शुल्क ले सकते हो? नसरुद्दीन ने चालाकी से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मान्यवर, जब यात्री ने गधे को किराए पर लिया तो उसने उसके भौतिक सेवा के लिए भुगतान किया, न कि उसकी प्राकृतिक सुविधाओं जैसे छाया के लिए। यदि वह छाया की आरामदायक सुविधा चाहता है तो उसे इसके लिए अलग से भुगतान करना चाहिए। न्यायाधीश ने कुछ क्षण सोचकर कहा, मुल्ला नसरुद्दीन सही है। छाया गधे की सेवा का एक स्वाभाविक हिस्सा नहीं है। इसलिए यदि यात्री इसका उपयोग करना चाहता है तो उसे इसके लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। यात्री यह महसूस कर कि वह चालाकी से मात खा गया है, अनिच्छा से अतिरिक्त राशि का भुगतान किया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। जब मुल्ला नसरुद्दीन बाजार की ओर लौट रहे थे तो वह मन ही मन हंस रहे थे। लोग अक्सर जीवन की छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्होंने सोचा, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें बड़ी अंतर पैदा कर सकती हैं। यह कहानी पूरे गांव में फैल गई और सभी मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। उस दिन से लोगों ने छोटे छोटे विवरणों पर अधिक ध्यान देना शुरू किया और उन छोटी छोटी आराम और सुविधाओं की भी सराहना करना सीख लिया जो वे अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। कहानी की सीख। मुल्ला नसरुद्दीन की इस मजेदार कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। सबसे पहले, यह हमें जीवन की छोटी छोटी चीजों का मूल्यांकन करने की याद दिलाती है, क्योंकि ये भी एक बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। दूसरा, यह रचनात्मकता से सोचने और उन अवसरों को देखने की महत्ता को उजागर करती है जिन्हें अन्य लोग नहीं देख पाते। अंत में, यह दिखाती है कि कभी कभी सबसे सरल अवलोकन भी गहरी बुद्धिमत्ता की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दो मुल्ला नसीरुद्दीन और सूप की महक। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन खुद को एक भीड़भाड़ वाले बाजार में घूमते हुए पाया। जब वह घूम रहे थे तो उनकी नजर एक पास के खाने के स्टॉल से उठती हुई ताजे सूप की मुंह में पानी लाने वाली खुशबू पर पड़ी। नसीरुद्दीन, जो हमेशा पैसों की तंगी में रहते थे, भूखे थे, लेकिन उनके पास सूप का एक कटोरा खरीदने का साधन नहीं था।
उन्होंने स्टॉल के मालिक के पास जाकर पूछा, क्या मुझे एक कटोरा सूप मिल सकता है? मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं बेहद भूखा हूं। स्टॉल के मालिक, जो अपने कंजूस स्वभाव के लिए जाना जाता था, ने चिल्लाकर कहा, पैसे नहीं, सूप नहीं। यह कोई चैरिटी नहीं है। नसीरुद्दीन, जो हमेशा चालाक और संसाधनशील थे, ने कुछ पल सोचा। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक टुकड़ा ब्रेड निकाला और उसे सूप के बर्तन के ऊपर पकड़ लिया, जिससे वह शानदार खुशबू में भीग जाए। उन्होंने मुस्कुराते हुए सूप की खुशबू का आनंद लिया, क्योंकि उनकी ब्रेड उस महक को सोख रही थी। स्टॉल के मालिक ने जब यह देखा तो वह गुस्से से लाल हो गया। तुम क्या कर रहे हो? उसने चिल्लाकर कहा। तुम मेरे सूप की महक मुफ्त में नहीं ले सकते। नसीरुद्दीन, जो हमेशा एक तेज उत्तर के लिए तैयार रहते थे, ने शांति से उत्तर दिया, लेकिन मैंने आपका सूप नहीं लिया, मैंने केवल उसकी महक ली है। यकीनन आप मुझसे इसके लिए शुल्क नहीं ले सकते। हालांकि स्टॉल का मालिक संतुष्ट नहीं हुआ। उसने नसीरुद्दीन का हाथ पकड़ लिया और उसे स्थानीय न्यायाधीश के पास ले गया, यह दावा करते हुए कि नसीरुद्दीन ने उससे चोरी की है। न्यायाधीश, जो एक बुद्धिमान और निष्पक्ष व्यक्ति थे, ने स्टॉल मालिक की शिकायत सुनी और फिर नसीरुद्दीन की तरफ मुड़ा। नसीरुद्दीन ने समझाया कि उसने केवल सूप की महक ली थी, न कि सूप को। न्यायाधीश ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराया। उन्होंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले। उन्होंने सिक्के स्टॉल मालिक के कान के पास ले जाकर खनखनाया, जिससे सिक्कों की आवाज हो। लोक न्यायाधीश ने कहा, तुम्हें अब तुम्हारे सूप की महक के लिए पैसों की आवाज से भुगतान कर दिया गया है। स्टॉल के मालिक ने न्यायाधीश के फैसले की चतुराई और निष्पक्षता को समझते हुए बहस नहीं की। वह बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। नसीरुद्दीन, न्यायाधीश की बुद्धिमानी के लिए आभारी थे, ने उनका धन्यवाद किया और अपनी राह चल पड़े। उनका मनोबल ऊंचा था। उन्होंने न केवल सूप की शानदार महक का आनंद लिया, बल्कि निष्पक्षता और दयालुता के महत्व का एक मूल्यवान पाठ भी सिखाया। कहानी का नैतिक। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी याद दिलाती है कि निष्पक्षता और न्याय अप्रत्याशित स्थानों में मिल सकते हैं। यह रचनात्मक रूप से सोचने और बुद्धिमानी और चतुराई से अपने लिए खड़े होने के महत्व को दिखाती है। इसके अलावा यह हमें सिखाती है कि कभी-कभी जो चीजें हम नगण्य मानते हैं, जैसे सूप की महक, वास्तव में बड़ी मूल्यवान और महत्वपूर्ण हो सकती हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 मुल्ला नसरुद्दीन, जिन्हें नसरुद्दीन होजा के नाम से भी जाना जाता है, अपने हास्य और विचारोत्तेजक कहानियों के लिए प्रसिद्ध सूफी व्यक्ति हैं। यहाँ उनकी एक बेहतरीन कहानी है, जिसमें हास्य और प्रेरणा का मिश्रण है। एक गर्मी के दिन मुल्ला नसरुद्दीन ने एक यात्री को अपने गधे को उचित मूल्य पर किराए पर देने का फैसला किया। यात्री इस समझौते से प्रसन्न होकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया और गर्मी असहनीय हो गई, यात्री ने आराम करने का निर्णय लिया। उसने गधे की छाया में शरण ली, यह सोचकर कि यह सौदे का हिस्सा है। हालांकि मुल्ला नसरुद्दीन, जो अपने गधे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीछे पीछे चल रहे थे, आगे बढ़े और बोले, आपने मेरे गधे को किराए पर लिया है, उसकी छाया को नहीं। यात्री आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन गधा किस काम का अगर मैं उसकी छाया का उपयोग नहीं कर सकता, उसने तर्क किया। मुल्ला नसरुद्दीन हमेशा की तरह तेजी से जवाब देते हुए बोले, अरे, लेकिन छाया की अपनी अलग कीमत होती है, गधे से अलग। अगर आप छाया में आराम करना चाहते हैं, तो आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यात्री कोई और विकल्प न देखकर और छाया की आवश्यकता महसूस करते हुए अनिच्छा से अतिरिक्त शुल्क देने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी,
यात्री को इस स्थिति की बेतुकीपन पर सोचने से नहीं रोका जा सका। आप छाया के बारे में इतने विशेष क्यों हैं? उसने नसरुद्दीन से पूछा। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी आंखों में चमक के साथ उत्तर दिए, जीवन छाया और प्रकाश से भरा हुआ है। लोग अक्सर छाया के मूल्य को नजरअंदाज कर देते हैं, केवल मूर्त चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर भी यह छाया ही है जो अक्सर हमें आराम और राहत देती है। यात्री ने इस बुद्धिमानी पर विचार किया और महसूस किया कि इसमें एक गहरी सीख छिपी हुई है। उसने जीवन की सूक्ष्म आशीर्वादों की सराहना करना शुरू कर दिया, समझते हुए कि यहाँ तक कि प्रतीत होने वाली नगण्य चीजों का भी बड़ा मूल्य हो सकता है। जैसे जैसे मुल्ला नसरुद्दीन और गधे की छाया की कहानी फैलती गई, लोगों ने इसके गहरे अर्थ को देखना शुरू किया। उन्होंने जीवन में कम स्पष्ट आरामों की सराहना करना सीखा और अक्सर अनदेखी की जाने वाली चीजों में मूल्य को पहचाना। सीख। मुल्ला नसरुद्दीन की गधे की छाया की कहानी न केवल एक हास्य कहानी है, बल्कि प्रेरणादायक भी है। यह हमें सतह से परे देखने और जीवन के छोटे, अक्सर अनदेखे पहलुओं में मूल्य खोजने की सीख देती है। यह हमें याद दिलाती है कि बुद्धिमानी सबसे अप्रत्याशित स्थानों से आ सकती है, और यहाँ तक कि निराशा के क्षणों में भी सीखने के लिए सबक होते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हम अक्सर मूर्त और भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी हमें रुककर विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि जीवन की अनमोल और छिपी हुई आशीर्वादों को सराहें। यह हमें हमारी यात्रा के हर हिस्से में खुशी और मूल्य खोजने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वह तेज रोशनी में हो या ठंडी छाया में। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 मुल्ला नसरुद्दीन और गधे की बुद्धिमानी। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन ने बाजार में अपने गधे को बेचने का फैसला किया। यह एक बढ़िया गधा था, मजबूत और स्थायी, और मुल्ला को विश्वास था कि उसे इसके लिए अच्छा मूल्य मिलेगा। जैसे ही वह गधे को भीड़-भाड़ वाले बाजार में ले गया, कुछ नौजवानों ने उसे देखा और मस्ती करने का मन बनाया। एक नौजवान मुल्ला के पास आया और बोला, अरे मुल्ला, यह जो तुम्हारे पास बढ़िया गधा है, इसे कितने में बेच रहे हो? मुल्ला ने उत्तर दिया, यह एक खास गधा है मेरे दोस्त। यह बहुत समझदार है और इंसानी बातों को समझता है। मैं इसे 50 सोने के सिक्कों में बेच रहा हूं। नौजवान हंसने लगे। एक बोलने वाला गधा? सच में? हमें दिखाओ, उन्होंने जोर देकर कहा, तमाशा देखने के लिए उत्सुक। मुल्ला हमेशा की तरह होशियार एक पल के लिए सोचने लगा। फिर उसने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया। गधा जोर से रेंकने लगा। लो, देख लो, मुल्ला ने कहा। गधे ने अभी मुझसे कहा कि उसे तुम पर भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। नौजवान चौंक गए। ठीक है मुल्ला, उनमें से एक ने कहा, हम इसे 20 सोने के सिक्कों में खरीदेंगे। मुल्ला ने सिर हिलाया। नहीं नहीं, यह गधा बहुत ज्यादा काबिलियत रखता है। यह बहुत समझदार है और कई चीजें समझ सकता है। 50 सोने के सिक्के एक उचित कीमत है। जैसे ही वे मोलभाव करते रहे, एक बुजुर्ग जो उस दृश्य को देख रहा था, उनके पास आया। गांव में उसकी बुद्धिमानी और न्याय की प्रतिष्ठा थी। मुल्ला, बुजुर्ग ने कहा, क्या यह सच है कि तुम्हारा गधा समझदार है और इंसानी बातों को समझता है? हाँ बिल्कुल, मुल्ला ने उत्तर दिया। यह गधा कई सालों से मेरा साथी है। इसने मुझे मुसीबत से बाहर निकाला है और यहाँ तक कि मुझे मूल्यवान सलाह भी दी है। बुजुर्ग ने विचारशील ढंग से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मुझे गधे से बात करने दो। मुल्ला ने फिर गधे के कान में कुछ फुसफुसाया और गधा फिर से जोर से रेंकने लगा। बुजुर्ग मुस्कुराया।
अब मैं समझ गया। मुल्ला, मैं तुम्हारा गधा 50 सोने के सिक्कों में खरीदूंगा, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त क्या है? मुल्ला ने पूछा। तुम मुझे यह रहस्य बताओ कि तुमने गधे को इंसानी बातों को समझाना कैसे सिखाया, बुजुर्ग ने कहा। मुल्ला ने अपना सिर खुजलाते हुए गहरी सोच का नाटक करते हुए कहा। फिर उसने कहा, रहस्य मेरे दोस्त धैर्य और समझ में है। मैंने इस गधे के साथ दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार किया है। मैंने सालों तक इससे बात की है, अपने विचार और भावनाएं साझा की हैं। समय के साथ यह मुझे समझने लगा। बुजुर्ग ने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारे शब्दों में बुद्धिमानी है, मुल्ला। यह हम सबके लिए एक सबक है। हमें सभी जीवित प्राणियों के साथ दयालुता और धैर्य के साथ व्यवहार करना चाहिए, और इसके बदले वे हमें समझेंगे और सम्मान देंगे। मुल्ला ने बुजुर्ग को गधा सौंप दिया और 50 सोने के सिक्के ले लिए। नौजवान, जो समझ गए थे कि वे मूर्ख बनाए गए हैं, हंसते हुए लेकिन मुल्ला की चतुराई का नया सम्मान करते हुए बाजार से चले गए। जैसे ही मुल्ला दूर चला गया, उसे संतोष का एहसास हुआ। उसने न केवल अपने गधे को अच्छी कीमत पर बेचा, बल्कि गांव वासियों के साथ एक मूल्यवान सबक भी साझा किया। मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धिमानी और हर स्थिति में हास्य खोजने की उसकी क्षमता ने एक बार फिर सभी को खुशी और ज्ञान प्रदान किया जो उससे मिले। इस कहानी में मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई और हास्य को दिखाने के साथ साथ हमारे अन्य लोगों के साथ बातचीत में दयालुता, धैर्य और समझ की महत्वपूर्णता का संदेश भी शामिल है। दोस्तों, इसी और नई कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 5 सुल्तान की चुनौती। एक दिन एक दूर देश के सुल्तान ने मुल्ला नसरुद्दीन को अपने महल में आमंत्रित किया। सुल्तान ने नसरुद्दीन की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के बारे में सुना था, और वह देखना चाहता था कि क्या ये कहानियां सच हैं। महल में पहुंचने पर सुल्तान ने मुल्ला नसरुद्दीन का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा, मुल्ला, मैंने आपकी चतुराई के बारे में सुना है। मैं इसे खुद देखना चाहता हूं। अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं तो मैं आपको अच्छा इनाम दूंगा, लेकिन अगर आप असफल हुए तो आपको 1 साल तक मेरे महल में काम करना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी आंखों में चमक के साथ सहमति में सिर हिलाया। आपका सवाल क्या है, महाराज? उन्होंने पूछा। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक घोड़ा है और मैं चाहता हूं कि आप उसे पढ़ना सिखाएं। आपके पास इस कार्य को पूरा करने के लिए 1 साल का समय है। मुल्ला नसरुद्दीन को इस विचित्र मांग पर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी शांति बनाए रखी। ठीक है महाराज, उन्होंने उत्तर दिया। मुझे सबसे अच्छा खाना, एक आरामदायक जगह और राजकीय पुस्तकालय की पहुंच चाहिए। सुल्तान ने सहमति दे दी और मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना कार्य शुरू कर दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। मुल्ला नसरुद्दीन अपने दिन पुस्तकालय में पढ़ने और नोट्स बनाने में बिताते और अपनी शामें घोड़े के साथ किताबें दिखाने और पंक्तियां पढ़कर सुनाने में। महल में लोग नसरुद्दीन पर हंसते थे, यह सोचते हुए कि वह अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वे उनका मजाक उड़ाते हुए कहते, मुल्ला, तुम घोड़े को पढ़ना नहीं सिखा सकते। यह असंभव है। एक दिन एक छोटा लड़का मुल्ला नसरुद्दीन के पास आया और पूछा, मुल्ला, आप इस घोड़े के साथ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हर कोई जानता है कि यह पढ़ना नहीं सीख सकता। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और उत्तर दिया, अरे मेरे छोटे दोस्त, घोड़ा पढ़ना सीखता है या नहीं, यह मुद्दा नहीं है। मैं आराम से रह रहा हूँ, सबसे अच्छा खाना खा रहा हूँ और राजकीय पुस्तकालय का आनंद ले रहा हूँ। और कौन जानता है, 1 साल में या तो घोड़ा पढ़ना सीख जाएगा, या सुल्तान भूल सकता है, या घोड़ा मर सकता है।
किसी भी स्थिति में मैं वर्तमान क्षण का सबसे अच्छा उपयोग कर रहा हूं। 1 साल बीत गया और निर्णय का दिन आ गया। सुल्तान ने मुल्ला नसरुद्दीन को महल के आंगन में बुलाया, जहां घोड़ा इंतजार कर रहा था। पूरा दरबार इकट्ठा हुआ, परिणाम देखने के लिए उत्सुक। सुल्तान ने कहा, तो मुल्ला नसरुद्दीन क्या घोड़ा पढ़ना सीख गया है? मुल्ला नसरुद्दीन घोड़े के पास गए और एक किताब उठाई। घोड़ा नसरुद्दीन की दैनिक दिनचर्या से प्रशिक्षित अपने थूथन से पन्ने पलटने जैसा इशारा करने लगा। भीड़ ने आश्चर्य में आह भरी। सुल्तान यद्यपि संदेहपूर्ण था, घोड़े के व्यवहार से प्रभावित हुआ। ऐसा लगता है कि आपने असंभव को संभव कर दिखाया है, मुल्ला। आपने घोड़े को पढ़ना सिखा दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने झुककर कहा, महाराज, घोड़े ने कुछ सीखा है। यह शब्दों को समझ सकता है या नहीं, लेकिन यह पुस्तकों के साथ बातचीत करना सीख गया है। मैंने 1 साल में जो कर सकता था वह किया। सुल्तान परिणाम और नसरुद्दीन की चतुराई से प्रसन्न होकर ने उन्हें उदारता से पुरस्कृत किया और किसी भी आगे की बाध्यता से मुक्त कर दिया। दरबार ने तालियां बजाईं और मुल्ला नसरुद्दीन अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए और भी प्रसिद्ध हो गए। शिक्षा। मुल्ला नसरुद्दीन और सुल्तान की चुनौती की कहानी एक हास्यास्पद लेकिन प्रेरणादायक कथा है। यह हमें हमारे वर्तमान परिस्थितियों का सर्वोत्तम उपयोग करने, रचनात्मक रूप से सोचने और प्रक्रिया में आनंद और उद्देश्य खोजने के महत्व को सिखाती है, बजाय केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के। मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई और सकारात्मक दृष्टिकोण ने एक प्रतीत होने वाले असंभव कार्य को एक सुखद और फलदायक अनुभव में बदल दिया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में, जो एक विशाल साम्राज्य के दिल में बसा था, मुल्ला नसीरुद्दीन नाम का एक व्यक्ति रहता था। अपनी तीव्र बुद्धि और हास्यपूर्ण ज्ञान के लिए प्रसिद्ध मुल्ला नसीरुद्दीन को सभी प्यार और सम्मान करते थे। उनकी कहानियां और हरकतें गांव में चर्चा का विषय होती थीं, जो अक्सर लोगों को हंसी में छोड़ देती थीं, लेकिन हमेशा एक मूल्यवान सबक सिखाती थीं। एक दिन एक धनी व्यापारी मुल्ला नसीरुद्दीन के पास एक अजीब समस्या लेकर आया। व्यापारी अपनी संपत्ति के बावजूद लगातार अपनी संपत्ति खोने की चिंता करता रहता था। उसे अपने धन को खोने का डर था और यह चिंता उसे अपने जीवन का आनंद लेने से रोकती थी। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था और आशा की कि यह बुद्धिमान व्यक्ति उसकी समस्या का समाधान कर सकेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन व्यापारी ने कहा, मैंने बहुत धन इकट्ठा किया है, लेकिन मैं इसे खोने के डर में जीता हूँ। मेरी रातें बिन सोए बीतती हैं और मेरे दिन चिंता में डूबे रहते हैं। क्या आप मेरी शांति प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर उत्तर दिया, बिल्कुल, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन पहले आपको ठीक वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँ। शांति के लिए बेताब व्यापारी सहमत हो गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने व्यापारी को एक छोटा सजावटी डिब्बा दिया और कहा, इस डिब्बे में आपकी समस्या का समाधान है। इसे घर ले जाइए, लेकिन जो भी हो, इसे कल सूरज उगने तक मत खोलिएगा। व्यापारी जिज्ञासु लेकिन भरोसेमंद डिब्बा लेकर अपने शानदार हवेली में लौट आया। जैसे जैसे रात गहराती गई, उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। वह सोचता रहा कि उस डिब्बे में ऐसा क्या हो सकता है जो उसकी समस्याओं को हल कर देगा। उसने इसे खोलने की इच्छा से लड़ाई की, लेकिन अंततः अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं पा सका और डिब्बा खोल दिया। डिब्बे के अंदर व्यापारी को एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर एक संदेश लिखा था, आधी रात को गांव के कुएं पर जाओ और अपनी सबसे गहरी डर को चिल्लाओ। हैरान लेकिन दृढ़ संकल्पित व्यापारी ने निर्देशों का पालन किया। ठीक आधी रात को वह कुएं के पास खड़ा हुआ और चिल्लाया, मुझे अपनी सारी संपत्ति खोने का डर है।
जैसे ही उसके शब्द शांत रात की हवा में गूंजे, मुल्ला नसीरुद्दीन छाया से बाहर आए और व्यापारी के पास पहुंचे। तुमने अपने डर का सामना किया है, उन्होंने शांति से कहा। अब मेरे साथ आओ। नसीरुद्दीन ने व्यापारी को गांव के किनारे पर स्थित एक छोटे साधारण झोपड़ी की ओर ले गया। वहां एक गरीब परिवार रहता था जो अपने जीवनयापन के लिए संघर्ष कर रहा था। परिवार ने नसीरुद्दीन और व्यापारी का गर्मजोशी से स्वागत किया, अपनी स्पष्ट गरीबी के बावजूद। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, इस परिवार के पास भौतिक संपत्ति के मामले में बहुत कम है, फिर भी वे खुशी और संतोष में समृद्ध हैं। वे समझते हैं कि सच्ची संपत्ति सोने या चांदी में नहीं होती, बल्कि परिवार और दोस्तों के प्यार और समर्थन में होती है। व्यापारी ने परिवार के साथ रात बिताई, उनके सरल लेकिन खुशहाल जीवन को देखा। उसने देखा कि वे अपनी मामूली भोजन को साझा करते हैं, एक साथ हंसते हैं और मोटे और पतले के माध्यम से एक दूसरे का समर्थन करते हैं। उसने महसूस किया कि उसकी संपत्ति ने उसे सच्ची खुशी और मानव संपर्क से अलग कर दिया था। अगली सुबह व्यापारी मुल्ला नसीरुद्दीन के पास लौटा, बदला हुआ व्यक्ति। उसने नसीरुद्दीन को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं समझता हूं कि धन खोने का मेरा डर मुझे वास्तव में जीने से रोक रहा था। मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने और सार्थक संबंध बनाने के लिए करूंगा। धन्यवाद मुझे रास्ता दिखाने के लिए। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और उत्तर दिया, याद रखना, सच्ची संपत्ति इस बात से नहीं मापी जाती कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि तुम क्या देते हो और जो प्यार तुम्हें मिलता है। अपना जीवन उदारतापूर्वक और निडर होकर जियो। उस दिन से व्यापारी ने अपना जीवन परोपकार और सामुदायिक सेवा को समर्पित कर दिया। उसे दूसरों की मदद करने में खुशी मिली और अपने आसपास के लोगों के साथ गहरे, स्थायी संबंध बनाए। उसकी रातें शांतिपूर्ण थीं और उसके दिन खुशी से भरे थे, यह सब मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता के कारण। और इस तरह गांव फलता फूलता रहा। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां और शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहीं। यह कहानी मुल्ला नसीरुद्दीन की अनूठी हास्य और बुद्धिमत्ता का एक अद्भुत उदाहरण है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी उदारता, मानव संपर्क और हमारे डर का सामना करने में है। उसको एक कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ मुल्ला की सीख मजेदार स्टोरी। मुल्ला नसीरुद्दीन का हर काम लाजवाब होता था। उसने एक बार अपने घर के कामकाज के लिए एक नौकर रखा। नौकर रखने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा, यह नौकर अभी से अपने काम के प्रति सतर्क रहे, यह जरूरी है। जरूरी यह भी है कि यह मुस्तैदी से काम करे और अपने काम के प्रति कभी लापरवाह नहीं हो। वह सोचने लगा, ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे यह नौकर आज से, अभी इसी वक्त से ऐसा हो जाए कि इससे कभी कोई गलती न हो। सोचते सोचते मुल्ला को कुछ ख्याल आया और उसने फौरन नौकर को बुलाया। नौकर सकुचाता हुआ उसके पास आया तो उसने कहा, देखो, सामने मिट्टी का घड़ा रखा है, उस घड़े में पानी भरकर ले आओ। आदेश मिलते ही नौकर घड़ा लेने के लिए मुड़ा। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, अबे ठहर, पहले मेरी बात अच्छी तरह सुन ले। मुझे काम में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होती। मुल्ला यह बात बहुत तैश में बोल रहा था। उसके बोलने का ढंग ऐसा था मानो नौकर ने कोई गलती कर दी हो। गुस्से से तिलमिलाते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने नौकर से कहा, खबरदार, यदि घड़ा फूटा तो तेरा सिर फोड़ दूंगा, समझा, गधा कहीं का। इतना कहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने नौकर के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। अभी नौकर ने घड़ा हुआ भी नहीं था और उसके फूटने के एवज में उसके गाल पर तमाचा पड़ चुका था।
उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि किस कसूर की सजा उसे मालिक ने दी है। उसने सोचा, इस सिरफिरे आदमी के पास काम करना तो मुश्किल है, मगर वह जरूरतमंद था इसलिए काम छोड़ने की बात सोच भी नहीं सकता था। उसने सहमते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, मगर मालिक, मैंने तो अभी घड़ा हुआ भी नहीं है, आखिर आपने मुझे क्यों मारा? अबे मूर्ख, मुल्ला नसीरुद्दीन ने नौकर से कहा, मैं भी जानता हूं कि घड़ा सही सलामत है। मैं तो तुम्हें यह बता रहा था कि तुम्हारी लापरवाही के कारण कोई चूक हो जाए तब तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाएगा। तू ही बता, जब घड़ा टूट ही जाता तब तुम्हें सजा देकर मुझे क्या हासिल होता? तुम्हें सजा देने से तो यह घड़ा फिर से काम का नहीं हो जाता न, इसलिए पहले ही थप्पड़ का स्वाद चखाकर तुम्हें सावधान कर दिया है कि यदि तुमसे कोई चूक हुई तो तुम्हें किस अंजाम से गुजरना होगा। और सुन ले नामुराद, अब मुझे मालूम हो चुका है कि भले ही तुमसे कैसी भी गलती हो जाए, मगर तुमसे कभी भी और कहीं भी मिट्टी का घड़ा नहीं टूटेगा। जाओ, जाकर पानी लाओ। बेचारा नौकर मुल्ला नसीरुद्दीन की ओर देखे बगैर सीधे घड़े के पास पहुंचा और घड़े को इस सतर्कता से उठाया मानो वह संसार की सबसे बेशकीमती चीज उठा रहा हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चार चाबी की खोज, नई मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन के कारनामों की दूर दूर तक चर्चा होने लगी थी। उसे कुछ लोग बहुत पहुंचा हुआ इंसान मानने लगे थे, तो कुछ सिद्ध पुरुष की संज्ञा देने लगे थे। ऐसे सिद्ध पुरुष की जिसकी उलझलूल सी लगने वाली हरकतों में भी जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा होता है। उसकी प्रसिद्धि का आलम यह था कि नौजवान उसकी नकल कर नोकदार टोपी पहनने लगे थे। कोई उसकी नकल कर गधे पर उल्टा सवार होता तो कोई उसकी सादगी और सरलता को आत्मसात करने का प्रयास करता। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन इन सब बातों से बेखबर एक आम आदमी की तरह मेहनत मशक्कत करता और उससे मिलने वाली रकम से अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता। न तो उसे कुछ बचाने की चिंता सताती और न ही धन कमाने की लिप्सा से वह पीड़ित होता। अलमस्ती उसकी फितरत थी। बड़ी से बड़ी समस्या आने पर भी मुल्ला के चेहरे पर शिकन किसी ने नहीं देखी। समस्याओं को वह समस्या की तरह लेता भी नहीं था। जोखिम उसे कभी जोखिम नहीं लगी। सहजता और सरलता, मासूमियत और निश्चलता मुल्ला नसीरुद्दीन की पहचान थी। लोग कहने लगे थे कि मुल्ला नसीरुद्दीन अपने जीवन में इतना तपा है कि उसके मन के सारे कलुष मिट गए हैं। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन की विद्वत्ता और बुद्धिमत्ता की चर्चा सुनकर एक धनवान व्यक्ति उससे मिलने आया। दुआ सलाम के बाद उस धनवान व्यक्ति ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, मेरा नाम आलम है। खुदा ने मुझे इतनी दौलत दी है कि मैं चाहूं तो सोने की सिल्लियों से अपने रहने के लिए मकान बना सकता है, मगर इतना धन होने के बाद भी मुझे चैन नहीं है। हमेशा मेरा मन अशांत रहता है। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। लोग आपको सिद्ध पुरुष मानते हैं, इसीलिए मैं आपके पास दामन फैला आया है। आप चाहें तो मुझे संकट से उबार सकते हैं। मुझे बताएं कि मेरी समस्या का समाधान कैसे होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो अब तक उस धनाढ़ व्यक्ति की बात सुन रहा था, थोड़ा संकुचित हुआ और झेंपते हुए बोला, जनाब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं है। मैं एक साधारण आदमी हूँ। मेहनत मजदूरी कर अपना परवरिश करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहें। मैंने सैकड़ों लोगों से आपकी तारीफ सुनी है। आप मेरी समस्या का समाधान सुझा सकते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप मुझे निराश नहीं करें। धनाढ़ व्यक्ति ने अपनी गुजारिश से मुल्ला नसीरुद्दीन को निरुत्तर सा कर दिया। अजीब उलझन में पड़ गया मुल्ला नसीरुद्दीन।
वह नहीं चाहता था कि लोग उसे ज्ञानी ध्यानी मानकर विशेष सम्मान देने लगें। वह तो सहजता में जीवन जीने का हिमायती था। यह बात जरूर थी कि जीवन की उलझनों ने उसे इतना तर्जा दे दिया था कि अब कोई समस्या उसे समस्या नहीं लगती थी। उसका विश्वास था कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका समाधान नहीं हो। धनाढ्य व्यक्ति के बार बार गिड़गिड़ाने पर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, कितनी विचित्र बात है कि आप जिस समस्या का समाधान चाहते हैं वह समस्या आपने मुझे अब तक बताई ही नहीं। धनवान व्यक्ति, जिसका नाम आलम था, मुल्ला के इस कथन से थोड़ा लज्जित हुआ और विनम्रता से बोला, मुल्ला साहब, मैंने आपको बताया है कि मेरे पास बहुत दौलत है, फिर भी मुझे चैन नहीं मिलता। आप मुझे बताएं कि मुझे चैन कहाँ मिलेगा? मुझे आत्मिक सुख और शांति कैसे नसीब होगी? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए आलम की तरफ देखा और कहा, ठीक है जनाब, मैं आपको जवाब दूंगा, मगर आज नहीं, उचित अवसर आने पर। आप अपना पता बता दें और उचित समय का इंतजार करें। आलम ने समझ लिया कि मुल्ला नसीरुद्दीन से अब इस प्रसंग में कुछ भी कहना उचित नहीं है, इसलिए वह उसे अपना पता बताकर वहां से लौट गया। मुल्ला नसीरुद्दीन भी अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। आलम को लगने लगा कि मुल्ला नसीरुद्दीन उसकी बात का जवाब देना नहीं चाहता। चूंकि बेचैनी उसका स्वभाव था, इसलिए वह प्रायः ऐसे भी सोचता, न जाने मुझसे कौन सी खता हो गई है कि मुल्ला नसीरुद्दीन की कृपा दृष्टि मुझे नहीं मिल पाई। एक दिन शाम को आलम अपने घर के सामने की सड़क से गुजर रहा था। उसने देखा मुल्ला नसीरुद्दीन एक पेड़ के नीचे कुछ तलाश कर रहा है। आधा बदन झुकाए मुल्ला नसीरुद्दीन कभी बाएं, कभी दाएं, कभी आगे, कभी पीछे चहलकदमी करता हुआ बेचैन हो रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन को बेचैनी की स्थिति में कुछ तलाशते देख आलम खुद बेचैन हो उठा, यह जानने के लिए कि आखिर मुल्ला नसीरुद्दीन का क्या खो गया है जिसकी तलाश वे इस कदर बेचैन होकर कर रहे हैं। आलम तुरंत मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंच गया और उसे सलाम करते हुए पूछा, जनाब, आपका कुछ खो गया मालूम पड़ता है। क्या खोया है, मुझे बताएं ताकि मैं भी उसकी तलाश में आपकी मदद करूं। मेरी चाबी खो गई है। जेब में थी, जेब से गिर गई। उसी को तलाश रहा हूं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। कहाँ गिरी चाबी? उत्सुकतापूर्वक आलम ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा। चाबी तो मेरे कमरे में ही कहीं गिर गई थी। आज सवेरे जब मैं बाहर निकलने के लिए अपने कपड़े पहन रहा था, मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया। अरे, कमाल है, चाबी गिरी आपके कमरे में और आप तलाश रहे हैं यहाँ? चैंक कर आलम ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा। बहुत मासूमियत से मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, हाँ, दरअसल बात ऐसी है कि मेरे कमरे में अंधेरा है, इसलिए चाबी वहां तलाशना मुश्किल है। इस समय यहाँ उजाला है, यही उजाला देखकर मैं यहाँ चाबी खोजने लगा, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया। आलम को मुल्ला नसीरुद्दीन का यह उत्तर अटपटा लगा। उसने बड़ी बेबाकी के साथ मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, जनाब, मैं तो आपको एक सिद्ध पुरुष मानता था। समझता था कि आप बड़े बुद्धिमान हैं, मगर आप अभी जो काम कर रहे हैं वैसा तो कोई मूर्ख भी नहीं करेगा। अदना से अदना आदमी भी यह समझता है कि कोई वस्तु जहां गिरी है वहीं से मिलेगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि चाबी गिरे कमरे में और चाबी मिले पेड़ के तने के पास मुख्य सड़क पर। आलम की बात सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन जोरों से हंसने लगा, बिल्कुल बावलों की तरह, और हंसते हंसते बोला, आलम, आप तो मेरी तरह ही हरकतें कर रहे हैं। सुख और शांति सद्भाव और निश्चितता में है, लेकिन आप उसकी खोज धन से करना चाहते हैं। धन से कभी सुख और शांति किसी को नसीब हुई है?
मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर आलम को अचानक याद आ गया कि एक दिन उसने मुल्ला नसीरुद्दीन से जानना चाहा था कि उसे सुख और शांति कैसे नसीब होगी, और मुल्ला ने जवाब दिया था, उचित अवसर आने पर बताऊंगा। आलम समझ गया कि चाबी की खोज महज एक बहाना था। उसे सही प्रयास की दिशा बताने के लिए ही मुल्ला नसीरुद्दीन ने चाबी खोजने का नाटक किया है। वह स्वतः मुल्ला नसीरुद्दीन के कदमों पर लौट गया और कहा, धन्य हुआ मैं, आपने मेरी उलझन दूर कर दी। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 4 दोस्तों। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बेगम के साथ अपने पुश्तैनी मकान में रहता था। मकान बहुत पुराना था और जीर्णशीर्ण अवस्था में पहुंच चुका था। बरसात के दिन थे। आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बुजुर्गों का अनुमान था कि कभी भी घनघोर वर्षा हो सकती है। बारिश के दिनों में मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी परेशान रहा करती थी। छत से रिसाव होता रहता था। घर की चीजें बारिश के पानी से गीली होकर खराब होने लगती थीं। वह हर बरसात में मुल्ला नसीरुद्दीन को मकान की मरम्मत कराने के लिए कहती, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन की कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपने मकान की मरम्मत करा सके। इधर छत के रिसाव को लेकर मुल्ला और उसकी पत्नी के बीच रोज चकचक हो रही थी। जितनी जोर से वर्षा होती उतनी जोर से मुल्ला की पत्नी चीखती चिल्लाती। आज सुबह साइबान में उसका पाँव फिसल गया, तब उसने मुल्ला नसीरुद्दीन को खपती और निठल्ला कहकर कोसा। मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए खपती और निठल्ला संबोधन असह्य हो गया और वह बारिश की परवाह किए बगैर अपने घर से बाहर निकल गया। बहुत देर तक मुल्ला नसीरुद्दीन गांव की गलियों में बेचैन सा घूमता रहा। गांव के एक कोने में उसने एक मकान बनता देखा तो यह जानने के लिए उत्सुक हो उठा कि आखिर एक मकान बनाने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। वह मन ही मन कुछ सोचता हुआ निर्माण स्थल के पास चला आया। उस समय भी हल्की बारिश हो रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन पानी से तरबतर हो रहा था। मुल्ला निर्माणाधीन मकान के अहाते में घुस आया और छज्जे के नीचे आकर खड़ा हो गया, मानो वह पानी से बचने के लिए वहां आ गया हो। थोड़ी देर के बाद उसे पीछे से किसी ने टोका, तुम मुल्ला नसीरुद्दीन हो न? मुल्ला नसीरुद्दीन पीछे से आई आवाज सुनकर बैंक गया और पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों के सामने एक संभ्रांत वृद्ध मुस्कुराता हुआ खड़ा था। उसकी सफेद शफ्फाफ दाढ़ी में अजीब सी चमक थी। बाल भी सफेद थे और भौहें भी सफेद थीं। वह चमकीला सफेद रेशमी लिबास पहने हुए था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गौर किया तो उसे उस वृद्ध की मुस्कान जानी पहचानी लगी। ज़ेहन पर जोर देने पर उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, अरे आप कलीमुल्लाह चाचा। बूढ़े ने हंसते हुए हाँ की मुद्रा में गर्दन हिलाई और अपनी बाहें फैला दी। मुल्ला नसीरुद्दीन भी दौड़कर उस वृद्ध से लिपट गया। यह इत्तफाक मुल्ला नसीरुद्दीन और कलीमुल्लाह दोनों के लिए सुखद था। कलीमुल्लाह उसके पिता के मित्रा थे। जिस साल उसके पिता का निधन हुआ था उसी साल कलीमुल्लाह अपने बेटे के पास अरब चले गए थे। उनका इकलौता बेटा अरब में जाकर बस गया था और वहीं लकड़ियों के कारोबार में लगा हुआ था। कलीमुल्लाह के साथ उनकी बेगम भी अरब चली गई थीं। इस गांव में उनकी इफरात संपत्ति लावारिश पड़ी थी। 3 साल पहले कहीं से मुल्ला नसीरुद्दीन को खबर मिली कि कलीमुल्लाह चाचा की बेगम का निधन हो गया है। उस दिन वह बहुत उदास हो गया था। वह कलीमुल्लाह साहब की बेगम को चाची जान कहा करता था। वे उसको बहुत प्यार करती थी। अपने बेटे और उसमें वे कोई फर्क नहीं करती थीं। लेकिन कलीमुल्लाह चाचा कब आए और यहाँ क्या कर रहे हैं, इसके बारे में वह कुछ नहीं जानता था। कलीमुल्लाह उसे बाहों के घेरे में लिए उसका ललाट चूम रहे थे। अपनी तलहथियों में उसके चेहरे को समोकर कलीमुल्लाह ने कहा, खुदा का लाख लाख शुक्र है बेटे कि उसने तुम्हें मेरे पास भेज दिया।
तुमसे मुलाकात करने की ख्वाहिश थी मगर आते ही अपने तीनों मकानों को दुरुस्त कराने में लग गया। रहने वाला कोई नहीं, मगर क्या करूं, बाप दादाओं की अर्जित संपत्ति को बर्बाद होता भी तो नहीं देख सकता। और यह काम ऐसा है कि अपनी नजर के सामने कराई जाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। अब इसी मकान को देखो, 3 महीने में बनकर तैयार हो गया। बस रंगरोगन का काम बचा है। आज बारिश नहीं हो रही होती तो आज ही रंगरोगन का काम हो जाता। एक साथ 25-30 मजदूर खट रहे हैं। सारी सामग्री मौजूद है। अब जिस दिन बारिश थमेगी उस दिन यह काम भी पूरा हो जाएगा। मैं रहूंगा तो वहीं अपनी पुरानी हवेली में। यह मकान खाली पड़ा रहेगा। कभी कोई आगंतुक आ गया तो उसे यहां ठहरा दिया करूंगा। कलीमुल्लाह बोल रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन उनकी बाहों में लिपटा उनकी बातें सुन रहा था। उसे अपने अब्बू की याद आ रही थी। तभी कलीमुल्लाह ने पूछा, अच्छा बेटे, मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ परेशान से भी दिख रहे हो। बताओ क्या बात है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मासूमियत से अपनी बेगम की नाराजगी और पुश्तैनी मकान की बदहाली का जिक्र करते हुए कहा। जब बेगम का बोलना बंद नहीं हुआ तब सुकून के लिए मैं खुद निकल गया और बेख्याली में चलता रहा। जब इस नए मकान पर मेरी नजर पड़ी तो मैं यहाँ के मिस्त्री से यह जानने के ख्याल से अहाते में आ गया कि एक साधारण मकान बनाने में कितना खर्चा आएगा। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन एक मौलवी के बगीचे के सामने से गुजर रहा था। मौलवी साहब एक बोरे में कद्दू भर रहे थे। मौलवी हालांकि पूरा बोरा भर चुके थे, मगर लालच के मारे उन्होंने उसमें और अधिक, यूं कहा जाए कि ठूंस ठूंस कर कद्दू भर लिए। ढोने की बात तो कौन कहे, अब तो वह बोरा उनसे उठाया तक नहीं गया। आठ बगीचे के गेट पर खड़े खड़े वे सोच रहे थे कि क्या करें। कद्दू कम करते हुए उनका जी कट रहा था और इतना वजन उठाना उनके फरिश्तों के भी वश में नहीं था। तभी मुल्ला नसरुद्दीन उधर से गुजरा। उसे देखकर मौलवी साहब बहुत खुश हुए और उसे संबोधित किया, सुनो बेटे। मुल्ला ठिठके, आदाब बजा लाता हूँ मौलवी साहब। खुदा सलामत रखे, आवाज में मिस्री सी घोलकर वे बोले, बेटे, क्या तुम मेरा यह बोरा मेरे घर तक पहुंचा दोगे? मुल्ला नसरुद्दीन के पास उस समय पैसा नहीं था। वह बोझा उठाने के लिए सहमत हो गया और पूछा, यह बोरा ले जाने के लिए कितना पैसा देंगे आप मुझे? लालची मौलवी उसे भला क्या देते, बोले, पैसे की बात मत करो मेरे बेटे, हम तो अल्लाह वाले हैं, हमें भला पैसे से क्या लेना देना, हमसे तो कोई इल्म ले लो, ज्ञान ले लो। जब तुम मेरा बोरा उठाकर चलोगे तो रास्ते में मजहब से ताल्लुक रखती ज्ञान की 3 ऐसी बातें बताऊंगा कि अगर तुम उन पर अमल करोगे तो तुम्हारा जीवन खुशियों से लबरेज हो जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि चलो धर्म ज्ञान की बातों की ही जानकारी हासिल कर ली जाए, आखिर यह भी कभी न कभी काम ही आएगी। ठीक है बुजुर्गवार, मुझे मंजूर है, कहकर उसने बोरा उठा लिया और चल दिया। मौलवी साहब की आंखें चमकने लगीं और अपनी बुद्धि पर उन्हें रस्क हो उठा कि कैसा बेवकूफ बनाया इस नौजवान को। जिस रास्ते से होकर वे गुजर रहे थे वह काफी ऊंचा था। उसके एक ओर गारा और कीचड़ था। मुल्ला नसरुद्दीन थोड़ा सुस्ताने के लिए रुक गया। कहीं मुल्ला नसरुद्दीन का इरादा ही न बदल जाए, यह सोचकर मौलवी साहब बड़े ही आत्मविश्वास और रहस्याना अंदाज में बोले, सुनो नौजवान, अब मैं तुम्हें धर्म ज्ञान की बात बताता हूँ। देखो, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनन, क्योंकि यह बात बड़े कांटे की है। जब से ये कायनात बनी है तब से आज तक इससे बड़ी कोई बात हुई ही नहीं। अगर तुम इन लफ्जों का मतलब समझ लोगे तो यह उन अलिफ लाम मीम हरफों का हकीकी आशय समझने के बराबर होगा
जिनसे हजरत मोहम्मद ने कुरान का दूसरा अध्याय शुरू किया था। उत्सुकता से मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है मेरे आदरणीय बुजुर्गवार? सुनो, ध्यान देकर सुनो। अगर कोई तुझसे कहे कि सवारी करने से पैदल चलना अधिक बेहतर है तो उसकी बात पर हरगिज भी भरोसा न करना मेरे बेटे। मेरी यह बात याद रखने के काबिल है, हर समय गौर करने के काबिल है, तभी तुम इन शब्दों में छिपे धर्मज्ञान के रहस्य को समझ सकोगे। मुल्ला नसरुद्दीन की उल्लू जैसी गोल गोल आंखें मौलवी के चेहरे पर जम गईं और स्वीकारने वाले अंदाज में जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगा। वह मौलवी के चेहरे पर ढकी छिपी मक्कारी उसकी पैनी नजरों से बच न सकी थी। लेकिन बेटे, मौलवी साहब पुनः बोले, यह बात जो मैंने तुम्हें बताई है यह उस बात के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें करीब 2 फरलांग की दूरी पर दिखाई दे रहे एक पेड़ की ओर इशारा करके वे बोले, उस दरख्त के नीचे जाकर बताऊंगा। अच्छा, खुश होकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, तब तो मुझे उस दरख्त के नीचे शीघ्र ही पहुंचना चाहिए। कहकर उसने कदुओं का बोरा उठाया और चल दिया। हालांकि वह पसीने से तरबतर था, मगर देखना चाहता था कि यह मौलवी उसे किस हद तक बेवकूफ समझता है। शीघ्र ही वह उस दरख्त के नीचे पहुंच गया और तब मौलवी बोला, बेटे, धर्मज्ञान की इस दूसरी बात तमें पूरा कुरान शरीफ, आधी शरीयत और चौथाई हकीकत भरी पड़ी है। इस बात को समझ लेने वाला कभी भलाई के रास्ते से नहीं डिगेगा, वह हमेशा सच्चाई और नेक नीति के रास्ते पर चलेगा। मेरे बेटे, इस अक्लमंदी की बात को समझने की कोशिश कर। यह तेरी खुशनसीबी है कि बिना कुछ खर्च किए तुझे यह बात पता चल रही है। धर्मज्ञान की वो दूसरी बात यह है कि यदि कोई तुझसे कहे कि गरीब आदमी की जिंदगी अमीर आदमी के मुकाबले कहीं बेहतर है तो इस बात पर हरगिज विश्वास न करना। वाकई मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर गर्दन हिलाई। लेकिन यह दूसरी बात उस तीसरी बात के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उसकी तेज चमक सूरज की रोशनी की तरह है। उसकी गहराई यानी उसके अर्थ की मिसाल सिर्फ समुद्र की गहराई से दी जा सकती है। और वह तीसरी बात आप मुझे अपने घर चलकर बताएंगे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरी 2 बातों तो ने ही तुम्हें कितना जहीन बना दिया है। मौलवी साहब खुश होकर बोले, अब जल्दी चलो मेरे बेटे, बहुत आराम कर लिया। ठहरिए मौलवी साहब। मुल्ला नसरुद्दीन बड़े शांत किंतु रहस्यपूर्ण लहजे में बोला, आपकी वह तीसरी बात जो आप मुझे अपने घर चलकर बताने वाले हैं वह मुझे अभी पता चल चुकी है। आप अपने घर पहुंचकर बताएंगे कि समझदार आदमी बेवकूफ आदमी को बिना कोई पैसा दिए कद्दुओं का बोझ उठवा सकता है। यह सुनते ही मौलवी साहब आश्चर्यचकित रह गए। उनसे कुछ कहते नहीं बना। हक्के बक्के से वह मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा देखते रह गए। अपने घर पहुंचकर वह वाकई यही सब कहने वाले थे। अब मुल्ला नसरुद्दीन बड़ी शांति और सब्र से बोला, एक बात धर्मज्ञान की आप मुझसे भी सुनिए। मेरी एक ही बात आपकी तीनों बातों पर हावी है। मैं पाक पैगंबर की कसम खाकर कहता हूं कि मेरी धर्मज्ञान की बात इतनी आशयपूर्ण तथा चकाचौंध कर देने वाली है कि इसमें कुरान, शरीयत, तरीकत व अन्य किताबों सहित इस्लाम, बौद्ध, फलसफा, ईसाई और यहूदी धर्मों की सभी बातें सम्मिलित हैं। मुल्ला जी, मुझे सच्चाई और ईमान की तहजीब देने वाले मेरे उस्ताद जी, इस बात से अधिक जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कोई धर्मज्ञान की बात कभी हुई ही नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन बोल रहा था और मौलवी साहब बगुले की भांति उसका चेहरा देख रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन पुनः बोला, हाँ, एक बात और मेरी बात को सुनने से पहले आप अपने आप को अच्छी तरह तैयार कर लीजिए क्योंकि यह बात इतनी भव्य और आश्चर्य में डाल देने वाली है कि इससे किसी भी इंसान का दिमाग फिर सकता है। मौलवी साहब,
अपने दिलो दिमाग को खासा मजबूत कर लीजिए और सुनिए, अगर आपसे कोई कहे कि ये कद्दू फूटे नहीं हैं, तो उसके मुंह पर थूक दीजिएगा। उसकी बात को खालिस झूठ मानिएगा और उसे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दीजिएगा। यह कहकर मुल्ला नसरुद्दीन ने कद्दुओं का बोरा उठाया और करीब ही एक सूखे गड्ढे में फेंक दिया। कद्दू बोरे से निकलकर पत्थरों से गए। दोनों हाथ उठाकर बोले, हाय। टकराट कराकर चकनाचूर हो मौलवी साहब हाय हाय करते रह गए। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया कहकर वह कभी अपने बाल नोचते, कभी छाती पीटते। मुल्ला नसरुद्दीन से वह लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि शरीर में इतनी जान ही नहीं थी। आंथ छाती पीटने और दाढ़ी नोचने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। फिर चलते चलते मुल्ला नसरुद्दीन बोला, मौलवी साहब, खुद देख लीजिए कि जो बात मैंने बताई उसमें कितनी सच्चाई है। मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि धर्मज्ञान आन की मेरी बात सुनकर आप पागल भी हो सकते हैं। खैर, अब आप खुद अपनी हरकतें देख लें। यह सुनकर वहां बैठे लोग ठठाकर हंस पड़े। उधर चायखाना भी ठहाकों से गूंज उठा। अरे, इन्होंने तो इस घटना की भी जानकारी हासिल कर ली। मगर कैसे? उस समय तो उस सड़क पर केवल दो ही व्यक्ति थे, एक मैं और दूसरा मौलवी। मैंने इस घटना का जिक्र भी किसी से किया नहीं। हो सकता है कि मौलवी ने ही इस घटना का जिक्र किसी से किया हो, या हो सकता है कि बाद में उसे इस बात का इल्म हो गया हो कि उसके कद्दू किसने ढोए थे। इधर मुल्ला नसरुद्दीन यह सब सोच रहा था और उधर एक अन्य व्यक्ति ने उसकी एक और दास्तान सुनानी शुरू कर दी। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा कि उन्हें एक नया गधा खरीदना चाहिए। उनका पुराना गधा बूढ़ा और थका हुआ हो गया था और अब समय आ गया था कि एक युवा और मजबूत गधा खरीदा जाए। वह बाजार गए, जहां उन्होंने एक व्यापारी के पास एक अच्छा दिखने वाला गधा देखा। व्यापारी ने मुल्ला को आश्वासन दिया कि गधा युवा, स्वस्थ और मजबूत है। मुल्ला ने गधे का निरीक्षण किया, उसे पसंद आया और खरीदने के लिए सहमत हो गए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने व्यापारी को पैसे दिए और गधे को ले गए। घर लौटते समय मुल्ला ने देखा कि गधा थोड़ा सुस्त लग रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद जानवर बाजार में पूरे दिन खड़े रहने के कारण थका हुआ है। हालांकि जैसे ही मुल्ला घर पहुंचे और गधे से काम करवाने की कोशिश की, गधा हिलने से मना कर दिया। मुल्ला ने चाहे जितनी भी कोशिश की, गधा टस से मस नहीं हुआ। निराश होकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने बाजार लौटने और व्यापारी से बात करने का फैसला किया। जब वे पहुंचे तो व्यापारी ने उन्हें आते देखा और अनुमान लगा लिया कि क्या हुआ होगा। मुल्ला कुछ कह पाते उससे पहले ही व्यापारी मुस्कराया और बोला, अरे मुल्ला नसीरुद्दीन, आप मेरा गधा वापस ले आए। क्या हुआ? मुल्ला नसीरुद्दीन ने संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, इस गधे को जो आपने मुझे बेचा है, यह आलसी है और काम करने से मना कर रहा है। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। व्यापारी ने समझदारी से सिर हिलाया और कहा, ओह, मैं समझ गया। लेकिन आप जानते हैं मुल्ला, इस गधे में एक बहुत ही विशेष क्षमता है। मुल्ला उत्सुक और संशय में ने पूछा, कौन सी क्षमता? व्यापारी ने झुककर धीरे से कहा, यह गधा मन पढ़ सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भौहें उठाईं। मन पढ़ सकता है? कैसे? व्यापारी ने आगे बताया, हाँ मुल्ला, यदि आप सोचें कि आप गधे से क्या चाहते हैं तो यह वही करेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन, हमेशा नए विचारों के लिए तैयार, ने इसे आजमाने का फैसला किया। वह घर लौट आए और उन्होंने बहुत ध्यान से सोचा कि वह गधे से क्या करवाना चाहते हैं।
उनके आश्चर्य की बात यह थी कि गधा चलने लगा और वही काम करने लगा जो मुल्ला ने सोचा था। यह खबर तेजी से फैली कि मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा मन पढ़ सकता है। पड़ोसी गांवों से लोग इस चमत्कार को देखने आए और अपने गधों को मुल्ला के पास लाए, यह उम्मीद करते हुए कि वह उन्हें भी यह ट्रिक सिखा सकते हैं। मुल्ला प्रसिद्ध हो गए और उनका एक बार समस्या पैदा करने वाला गधा धैर्य और ज्ञान का प्रतीक बन गया। हालांकि समय के साथ मुल्ला नसीरुद्दीन ने गधे की अचानक आज्ञाकारिता के पीछे का असली रहस्य उजागर किया। उन्होंने पाया था कि गधा उनके सकारात्मक और केंद्रित इरादों का जवाब देता है। गुस्सा और निराशा के बजाय मुल्ला ने जानवर के प्रति शांति और स्पष्ट इरादे से पेश आना सीखा। गधा बदले में सकारात्मक प्रतिक्रिया देने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह ज्ञान सभी के साथ साझा किया जो उन्हें देखने आए। उन्होंने कहा, यह गधे के मन पढ़ने की बात नहीं है। यह हमारे विचारों और इरादों का दूसरों पर प्रभाव है। स्पष्टता, धैर्य और सकारात्मकता के साथ जीवन को अपनाएं और आप वही परिणाम देखेंगे जो आप चाहते हैं। गांव के लोग मुल्ला की कहानी से प्रेरित हुए और उन्होंने अपने जीवन में धैर्य और सकारात्मक सोच का अभ्यास करना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि सही मानसिकता के साथ सबसे कठिन समस्याओं का भी समाधान किया जा सकता है। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन की मन पढ़ने वाले गधे की कहानी गांव में एक प्रिय पाठ बन गई। सकारात्मक सोच की शक्ति और सफलता प्राप्त करने में धैर्य और स्पष्ट इरादों का महत्व। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। 8 मुल्ला नसरुद्दीन और समझदार गधा। एक छोटे से गांव में मुल्ला नसरुद्दीन अपनी तीखी बुद्धि, हास्य और अपरंपरागत ज्ञान के लिए जाने जाते थे। एक दिन एक अमीर व्यापारी उनके पास एक समस्या लेकर आया। व्यापारी के पास एक गधा था जो हिलने डुलने या काम करने से इनकार कर रहा था। व्यापारी ने हर संभव तरीका आजमाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन, मैंने सुना है कि आप बुद्धिमान हैं और किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्या आप मेरे जिद्दी गधे की मदद कर सकते हैं? व्यापारी ने पूछा। मुल्ला नसरुद्दीन ने सहमति जताई और गधे को देखने की मांग की। व्यापारी ने मुल्ला को गधे के पास ले गया, जो बेजान खड़ा था, जैसे कि उसे अपने आसपास की कोई परवाह नहीं थी। नसरुद्दीन ने गधे की जांच की और फिर व्यापारी से एक बड़ा डंडा लाने को कहा। व्यापारी हैरान, वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। मुल्ला नसरुद्दीन ने डंडा लिया और सभी की हैरानी के लिए गधे के सिर पर जोर से मारा। गधा चौंक कर जोर जोर से रेंकने लगा। व्यापारी भयभीत चिल्लाया, मुल्ला, तुमने क्या किया? तुमने मेरे गधे को चोट पहुंचाई। नसरुद्दीन ने शांति से जवाब दिया, रुको और देखो। फिर वह गधे के पास झुके और उसके कान में कुछ फुसफुसाए। आश्चर्यजनक रूप से गधा मुल्ला नसरुद्दीन का पालन करने लगा, बिना किसी प्रतिरोध के आगे बढ़ने लगा। व्यापारी चकित होकर पूछने लगा, आपने उसे चलने के लिए क्या कहा? मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, कभी कभी किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको पहले एक मजबूत झटका देना पड़ता है। उसके बाद थोड़ी सी बुद्धिमानी बहुत काम आ सकती है। नसरुद्दीन के अपरंपरागत तरीके से प्रभावित होकर व्यापारी ने उनसे और समझाने का अनुरोध किया। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक कहानी के माध्यम से अपनी बुद्धिमानी साझा की। किसान का सपना। एक समय की बात है, एक दूर देश में एक गरीब किसान रहता था जो अमीर बनने का सपना देखता था। हर रात वह एक बड़े पेड़ के नीचे दबे खजाने को खोजने का सपना देखता था। दिन ब दिन वह खोजता लेकिन कुछ नहीं पाता। निराश और दुखी होकर उसने एक बुद्धिमान ऋषि से सलाह लेने का फैसला किया। ऋषि ने किसान की कहानी सुनी और कहा, तुम्हें जो खजाना चाहिए वह खेत में नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर है।
अपने अंदर देखो और मेहनत और धैर्य के साथ काम करो। किसान भ्रमित लेकिन आशावान अपने खेत में लौट आया। उसने कड़ी मेहनत शुरू की, जमीन को जोतना, बीज बोना और फसलों की देखभाल करना। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई। उसके खेत फले फूले और उसने भरपूर फसल काटी। उसने उत्पाद बेचा और समृद्ध हो गया। एक दिन खेत खोदते समय किसान को बड़े पेड़ के नीचे एक संदूक मिला। उसने उसे खोला तो देखा कि वह सोने और रत्नों से भरा था। आनंदित होकर उसने महसूस किया कि ऋषि की बातें सच थीं। असली खजाना उसकी मेहनत और समर्पण था, जिसने अंततः उसे छिपे हुए धन तक पहुंचाया। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहानी समाप्त की। ठीक उसी तरह जैसे किसान, हम अक्सर अपनी समस्याओं का बाहरी समाधान खोजते हैं, लेकिन असली खजाना हमारे भीतर होता है। कभी कभी हमें अपनी आंतरिक शक्ति और बुद्धिमानी को जगाने के लिए एक झटके की आवश्यकता होती है। गधे को काम करने की अपनी क्षमता का एहसास कराने के लिए एक झटका चाहिए था। इसी तरह हमें अपनी आंतरिक क्षमताओं को पहचानने और उन्हें साकार करने का प्रयास करना चाहिए। व्यापारी नसरुद्दीन के शब्दों से गहराई से प्रभावित होकर उनके द्वारा दी गई मूल्यवान सीख के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन से उसने समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया, हमेशा अपने भीतर की बुद्धिमानी की तलाश करते हुए। मुल्ला नसरुद्दीन के अपरंपरागत दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टिपूर्ण कहानी ने ग्रामीणों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। उन्होंने सीखा कि बुद्धिमानी अक्सर अप्रत्याशित रूपों में आती है और सच्ची शक्ति अपने आंतरिक संभावनाओं को पहचानने और उनका उपयोग करने में निहित है। यह मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी न केवल मजेदार है बल्कि प्रेरणादायक भी है। हमें यह याद दिलाती है कि कभी कभी हमारे भीतर छुपी ताकतों को जगाने के लिए एक छोटे से झटके की जरूरत होती है और सच्ची बुद्धिमानी हमारे भीतर निहित होती है। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।